हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 2, राजा और उनके राज्य। बात करेंगे शताब्दी के बाद राजवंशों का उदय, विस्तार से शासन करने वाले प्रमुख राजवंश क्या हुआ। देखते हैं। मानचित्र है, इंद्रप्रस्थ हो गया, कन्नौज हो गया, और गुज्जर प्रतिहार, ये सारे झंडे, बनारस, आप कुछ जगह दिखाई गई है। प्रस्थ के राजा के बारे में बताएं, प्रस्थ के बारे में जानेंगे, गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानेंगे। कलिंग कलिंग जो कलिंग का युद्ध के बारे में जानेंगे। आगे कोलचेर के बारे में जानेंगे, पांड्य के बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है इसमें, आंसर पढ़ना चैप्टर को, बहुत ही मजा आने वाला है। नए राजवंशों का उदय का विवरण करके हम नए राजवंशों का उदय। देखिए स्थानीय शक्तियों का उदय टाइम पे होने लगा था 7वीं सदी के उपमहाद्वीप में। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों का उदय हुआ। क्या हुआ कि 7वीं सदी तक क्या हुआ कि उपमहाद्वीप भागों में, बहुत अलग अलग भागों में क्या हुआ, वहां पर भूस्वामी और योद्धा, मतलब जिसे हम जमींदार बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, मालिक, है ना, और योद्धा सरदारों के जब राजाओं का राजाओं द्वारा मान्यता, राजाओं द्वारा मान्यता क्या है, इन स्थानीय सरदारों का प्राय राज्य पहले अपने अधीन नस्थ नस्थ या सामान के रूप में मान्यता देते थे। सामंतों का अपेक्षाएं क्या थी कि राजा स्वामी के लिए प्रहार लाना, ठीक है, अजाओ जो थे, अजा या स्वामी लाना, के दरबार में हाजिरी लगाना, ने सैन्य सहायता प्रदान करना। आ गया सामंतों से जो क्या, स्वतंत्र शासक बनने प्रक्रिया, सत्ता में संपत्ति का अधिग्रहण, स्वतंत्रता का दावा। कभी कभी ये समानता अपने क्या करते थे, स्वामी के अधीनता से मुक्त होने का दावा करते थे, क्या- ताकि उनके अधीन न रहना पड़े, ये मतलब उन सबसे आजाद होकर रहे। राष्ट्रकूटों का उदाहरण क्या है कि विष्णुकूट। देखिए दक्कन और राष्ट्रकूट प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, ठीक है। सत्ता में क्या हुआ कि 18वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट खान दत्ती से चालुक्य स्वामी अधीनता मानने कार्य कर दिया, ने पराजित किया और अपनी सत्ता स्थापित की। मेन मेन चीजें पढ़ाता हूँ। हिरण गर्भ, ये हिरण्य गर्भ के अनुष्ठान का क्या कहता है कि दंती दुर्ग के हिरण गर्भ नामक अनुष्ठान किया, जो यह दर्शाता है कि ब्राह्मणों की सहायता से याजक जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे वह पुनः क्षत्रिय प्राप्त कर सकते थे। हिरण गर्भ अनुष्ठान के अन्य राजवंशों का उदाहरण की बात करें तो कदम कदम राजवंश, ये क्या थे, मयूर शर्मन, तो मयूर शर्मन जो ब्राह्मण थे, है, उन्होंने क्या किया कि अपने पारंपरिक पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपनाया और कर्नाटक के कंदब वंश की स्थापना की। समझे, मतलब कि क्षत्रिय बन गए। क्या थे,
ये जो थे राजवंश मतलब मयूर शर्मन जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना पोथी छोड़ करके क्या किया, उन्होंने शस्त्र उठाया, एक शस्त्र को अपनाया और कर्नाटक के कंदम वंश की स्थापना की। यहाँ से कंदम वंश आया। मित्रों की प्रतिहार वंश की बात करें तो हरिश्चंद्र जो जन्म से ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया कि अपने सैन्य कौशल का उपयोग कर राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना है, जो जन्म से ब्राह्मण थे। मैंने कौन सा स्थापना की? गुज्जर प्रतिहार वंश। नए राज्यों को अब प्रशासन की बात करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर क्या है कि भारी भारी भरकम उपाधियों का कारण राज्यों द्वारा क्या हुआ कि नए राज्यों कई भाव कई भव्य उपाधियां धारण की, जैसे कि महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, महाराजा राज। तो ये किसका मतलब होता है कि महाराजाओं के राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवन के स्वामी, मतलब के स्वामी होता है त्रिभुवन। सत्ता का सत्ता का साझाकरण की बात करें तो दाव के बावजूद ये राजा अपनी सत्ता को लिखित के साथ साझा करते थे। सामंत, अब इसमें क्या है, सामंत जो प्रशासन और सैन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों का संगठन की बात करें तो स्थानीय शासन और शासन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे संतुलन बना रहा। आगे देखते हैं कि संसाधन से संग्रहण और लागत, किसान, पशुपालन और कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। समझ में आ गया? इन्हें अक्सर अपने उत्पादों का त्यागने के लिए बनाया और या बाध्य किया जाता था, जिसे लागन कहा जाता था। यह यह जो लागन भूषण द्वारा वसूला जाता था और ये राजस्वामी व्यापारी भी होते थे। वित्तीय आधार की यहाँ पे बात करें तो संसाधनों का उपयोग राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाने, मंदिरों और दुर्गों का निर्माण में किया जाता था। इसका उपयोग युद्धों में भी किया जाता था, धन और जो धन और जमीन की प्रति प्राप्ति के अवसर प्रदान करते थे। आगे देखते हैं। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारों की नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों का वंशानुगत रूप से जाती थी। सेना भी पदाधिकारियों प्रकार से की जाती थी और कई बार राजाओं के निकट संबंधित पदों होते थे। समझ में आ गया? परिस्थिति और भूमि अनुदान। परिस्थितियों प्रशस्तियां जानते हैं ना क्या होता है? प्रशस्ति शासक की छवि को एक वीर और विजयी योद्धा के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। हम ये परिस्थितियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी, जो शासन मदद करती थी। ये ये हमेशा शब्दश सत्य नहीं हो सकती थी। प्रशस्तियां जो कि पत्थरों पे लिखवा दिया जाता था, इसे हम प्रशस्तियां कहते हैं। ये बिंदु बताते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में संसाधनों का संग्रह और प्रबंधन कैसे किया जाता था और शासन
अपनी छवि को कैसे प्रस्तुत करते थे। के इतिहास की मुख्य बातें की बात करें तो राजाओं का इतिहास और कलहन का योगदान। देखिए, शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ये कलहन नामक या रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए भी शिलालेखों, दस्तावेज, ठीक है, और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अन्य तत्वों के स्रोतों का इस्तेमाल किया। ठीक है, प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अवसर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना रुख दिलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो आप यह गौर किया होगा कि आपने इनमें से प्रत्येक शासन राजवंश का आधार तेज था। ठीक, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ठीक, यह विशेष रूप से अवांछनीय क्षेत्र के या गंगा घाटी के कन्नौज नगर त्रिपक्षीय क्षेत्र हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि शासकों द्वारा मान का और आक्रमण। क्या हुआ कि जो शासकों ने मंदिरें बनाई थी बड़ी बड़ी, उस पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ, मंदिर को तोड़ दिया गया। तो कौन तोड़ा और किन्होंने मंदिर बनाया, वो हम टॉपिक में हम जानेंगे। शासकों ने क्या किया कि मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो और क्या हुआ कि कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। निर्माण करवाकर क्या हुआ, सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन प्रयास किया। कि जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अब क्या हुआ, अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही शासक है, ने धार्मिक पूर्वाग्रह के पूर्वाग्रह से प्रेरित को आदि पर 17 बार, मतलब 1000 से 1025 ने हमला किया था। कम से कम 17 बार। तो अफगानिस्तान के गजनी का महमूद शासक था। ठीक है, का निशाना क्या था। देखिए, उसका जो निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनके गुजरात का सोमनाथ मंदिर, उन्होंने क्या क्या कि सोमनाथ जो मंदिर था उस पे हमला करवाया साथ में। जो महमूद को धन उठा ले गया, ठीक है, महमूद जो धन उठा ले गया का बहुत बड़ा हिस्सा राजनी राजनी में एक वैशाली राजधानी है। चौहान और शासक की बात करेंगे हम। युद्ध करने वाले जो दूसरे राज्यों में क्या है कि चाहमान भी तो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के पास क्षेत्र के शासक करते थे। चाहमान और चौहान शासक क्या थे कि यह युद्ध वाले जो क्या करते कि युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। बाद में क्या हुआ कि चौहान आने गए, और वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो पार्ट 2 कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाइक और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका